बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टाकरा के साथ शुएबुद्दीन और मेरे साथी सलीम बुखारी, हम दोनों हाजिर हैं। कोफी अन्नान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा 1997 से 2006 इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोफी अन्नान ने एक तवील अरसे ये कोशिश की कि इस दुनिया के अंदर अमन कायम हो। हम उनके बारे में भी आज इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आज सियासी सूरत हाल है, पहले उसके बारे में कुछ बात हो जाए। इमरान खान ने आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। मुबारक हो इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ वालों को। इमरान खान ने 20 रुकनी अपनी काबीना की भी मंजूरी दी है और 5 मुशीर हैं उसमें। और खुशी की बात यह है कि उन मुशीरों में जो अहम लोग हैं उनका ताल्लुक फाइनेंस से है, मईशत से है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में बेहतरी हो और उसके लिए वो लोग उनके काम आ सके। आरिफ अलवी, कल ही हमने उनको मुबारकबाद दी थी। वो उस वक्त वो कह रहे थे कि अभी फैसला नहीं हुआ। बहरहाल उनको सदर नामजद कर दिया गया है और 4 सितंबर को जब मौजूदा सदर ममनून हुसैन की मुद्दत ख़त्म होगी तो आरिफ अलवी साहब के लिए इलेक्शन होगा अगले सदारत का। मुराद अली शाह, जो कि एक खुद इनके वालिद भी वज़ीर आला रहे, ये भी वज़ीर आला है और आज ये दूसरी मुद्दत के लिए उन्होंने हरफ उठाया है सिंध में वज़ीर आला का। मुख्तसर समात के बाद साबिक सदर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। ये कोई और नहीं है, ये आप ये ना समझे कि मुशर्रफ हैं, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये ज़मानत मंजूर की गई है। और तकलीफ अरफ वफादारी में नवजोत सिंह सिंधु, भारत के मायानाज क्रिकेटर ओपनर जिन्होंने शिरकत की खसूसी, और वो अपनी पगड़ी की वजह से आज बहुत नुमायाँ थे और उन्होंने और कुछ नहीं बाज़ाब्ता हमारे आर्मी चीफ से बाकायदा उनकी वर्दी के साथ उन्होंने उनके साथ गले मिले हैं, जिस पे भारत में शदीद तकलीफ हो रही है और वहाँ पे एहतजाज हो रहा है कि ये क्या है। और सजा के तौर पे एक बेचारे पाकिस्तानी को अपनी जान देना पड़ी क्योंकि गोलाबारी शुरू हो गई। फौरी तौर पे LOC पे भारत ताकतवर पे तो कुछ कर नहीं सकता, तो बेचारे जो कमज़ोर लोग हैं फौरी तौर पे जैसे ही गुस्सा आता है उन पर गोलाबारी शुरू कर देता है। हमने भी जवाब दिया है, गन्ने खामोश कराई हैं, लेकिन इस दौरान नुकसान तो हो गया। बगैर सब कोफी अन्नान आपको और मुझे भी याद है अच्छी तरह। आप क्या कहेंगे कोफी अन्नान साहब के बारे में? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कोफी अन्नान साहब के साथ 2 दफ़ा 9/11 के लिए जब जाते थे हम यहाँ से, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की थी, मैंने उनसे सवाल भी पूछे थे और एक उन्होंने ब्रीफिंग का सेशन था, उसमें भी हमने शिरकत की थी। तो मैं ज़ाती तौर पे 2 दफ़ा उनसे मिला हूँ। वो एक बिल्कुल एक स्टेट्समैन की सी उनकी कैफियत थी और जो उनका ज़माना है वो देखिए 1997 से लेकर 2006 तक रहे हैं। इसी बीच में 9/11 होता है और इसी बीच में दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी जो है वो अपने अरूज पर थी। तो उस वक्त में अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त करना, वेस्ट की तरफ से भी प्रेशर थे, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर अपनी जगह था, इस्लामी दुनिया का अपने तकाजे थे और हमारा केस तो खैर सबसे ही बुरे हालात में था। तो जिस तरीके से उन्होंने इस सूरत हाल को हैंडल किया है, जिसके नतीजे में उन्हें बिलाखिर नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, वो डिज़र्व करते थे, उनके लिए कोई फेवर नहीं थी मेरे ख्याल से। उन्होंने जितने मुश्किल हालात में पूरी दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश की। उसी दौर में एक दूसरी बात कि जो पीस मेकर्स आर्मी होती है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें पाकिस्तान का 70% सेगमेंट होता है और पूरी दुनिया में हमारी इतनी पजीराई है कि जिन मुल्कों में ट्रबल होती है वहाँ के मुल्क तकाजा करते हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट से कि हमारे यहाँ आप पाकिस्तानी फ़ौजियों को भेजें। तो पीस मेकर्स का भी बड़ा रोल रहा है कोफी अन्नान के एरा में, उनके अहद में, और उसमें पाकिस्तान को बेपनाह जगह मौका मिला है। सोमालिया जैसा ट्रबल सम मुल्क जो था वहाँ भी हमने की, सूडान में हम रहे। हम कोई जगह मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है जहाँ कभी नेशन की फोर्सेस गई हों। सारा अफ्रीका है, वहाँ हम ना हो। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में भी बाद में जब यूनाइटेड नेशन ने वहाँ इख्तियार हासिल किया तो हमारी फोर्सेस वहाँ भी गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोफी अन्नान साहब हैं
उनका कद अपने मुल्क की सियासत में भी बड़ा था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा उनके पास था। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा में उनका रोल रहा है, उसकी तारीफ ना करना थोड़ी सी ज़्यादती होगी। उन्हीं के बीच में अमेरिका की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि यूनाइटेड नेशन का दायरा कार आप बढ़ाएं, इसमें और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। आपको याद होगा कि अमेरिका चाहता था कि भारत को वहाँ यानी एक सीट जो है वो दे दी जाए, जिसकी चीन ने और पाकिस्तान ने टूथ एंड नेल मुखालफत की थी, इसलिए कि इस रीजन के एतबार से चीन वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी दूसरे मुल्क को उसका मेंबर परमानेंट बनाना जो है वो जरूरी। अगर किसी एटॉमिक ताकत है तो फिर हम भी ताकत है एटॉमिक, हम भी बनेंगे। वही जो तकाजे हिंदुस्तान अपने बताता था वो तकाजे हम भी पूरे करते थे। लेकिन मैं आपको उनकी डिप्लोमेटिक स्किल की बात कर रहा हूं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर मामले पर भी सूरत हाल को काबू से बाहर नहीं होने दिया, हालांकि इस हवाले से भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर थे। तो आज हम कोफी अन्नान को यकीनी तौर पर बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, और मुझे इसमें कोई रत्ती भर शुबा नहीं अगर मैं ये कहूँ कि वो अंदर से प्रो पाकिस्तानी थे, क्योंकि उनके अहद में पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से किसी सख्त इकदामात का मुझे तो हवाला याद नहीं। अब कोफी अन्नान को हम याद करते रहेंगे जब भी मौका आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज हलफ उठा लिया पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म का। उन्होंने आज जवान सदर में तकरीब में, जहाँ पे ममनून हुसैन साहब ने उनसे हलफ लिया, वहाँ पे गए और वहाँ पे तकरीब हुई, जिसके अंदर बहुत ही गिने चुने लोग थे। ये नहीं कि बहुत छोटी तकरीब थी, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ा ताम झाम होता है वो नहीं नज़र आया। कहते हैं कि सिर्फ 45,000 रुपये खर्च हुए हैं इस तकरीब पे, जबकि 1 करोड़ के रुपए के लगभग लगा था पिछले वजीर आज़म के इस फंक्शन पे। तो अगर तो इब्तदा ऐसी है तो बुखारी साहब मेरा ख्याल है बुराई नहीं है। देखिए, जो भी इकदामात वो करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने रहने के लिए जो घर यानी मुंतखब किया है, जिस तरीके से उनके आज जुलूस जो है वो बहुत ही महदूद कारों पर मबनी था, ये उनके वादे भी हैं और ये वो पूरे करते रहेंगे, तो यकीनी तौर पर उनको इसकी दाद भी मिलती रहेगी और उनकी हुकूमत के इकदामात की पजीराई भी होती रहेगी। लेकिन इस तकरीब के हवाले से और कुछ चंद बातें हैं जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए ज़रूर। वो एक तो ये कि दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसकी लीडरशिप जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर एहतजाज के बावजूद, ये एक ऐसी तकरीब होती है जो मुल्क की प्रेस्टीज है, इसलिए कि वो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो उनसे हल्फ ले रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई मुझे झिझक नहीं है ये कहते हुए कि उन दोनों पार्टियों की क़यादत ने ये बहुत ही गलत फैसला किया है सॉरी, वहाँ मौजूद ना हो के उन्हें वहाँ आना चाहिए था। उन्होंने तहरीक इंसाफ ने कहा हमने तो दावत दी थी जी। पहले ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने ये इंतहाई गलत फैसला किया है वहाँ ना जाके। इसका हुस्न बढ़ जाता, इसकी अहमियत बढ़ जाती। ये उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया है, अपना नुकसान किया है। दूसरी बात जो काबिल तवज्जो है मेरे ख्याल से, उसको उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वजह है। शेख रशीद साहब जो हैं, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन में और उससे पहले पूरे 4-5 साल बहुत ही करीबी रहे हैं और बहुत ही फ़ाल रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने भी उस पूरी तहरीक में, जो चाहे धांधली के हवाले से थी चाहे करप्शन के हवाले से थी, शेख रशीद का रोल जो है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इस तकरीब में कुछ छुपे छुपे से लगे। तो याद देखें, वजारत तो उनको उनकी मर्जी की इसलिए मिली है कि रेलवे इज़ ए पैशन फॉर शेख रशीद। पहले जब ये वजारत उनके पास थी, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत काम किए थे और अब भी वो इस वजारत में बहुत काम करना चाहते हैं। याद है वो आज आपसे मिलने आए थे उस दिन फूल लेके, तो उनके साथ कुछ उनके वो चेले चांटे भी थे। तो मैंने कहा जी कौन सी वजारत ले रहे हैं? कहते हैं देखो, तो मैंने उनसे कहा कि जी रेलवे ले लें, तो अपने चेलों से कहते हैं देखो देखो क्या कह रहा है सुनो। यानी कि शेख साहब इंटरेस्टेड थे। मैंने कि मुझे रेलवे मिले। रेलवे उनका पैशन है, मगर कुछ अगर मेरे हवाले दुरुस्त हैं या मैं सोर्सेज को दुरुस्त कोट कर रहा हूँ, तो गालिबन उनके अंदर एक ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि जो इंटीरियर है वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इंटीरियर जो है इमरान खान साहब ने अपने इंतहाई कॉन्फिडेंट जो चीफ मिनिस्टर थे साहब का, खटक साहब, उनको दी है। नहीं, इंटीरियर अपने पास इंटीरियर सॉरी अपने पास रखी है। उनको खटक साहब को क्या दिया है भला? खटक साहब को उन्होंने दिया है जी अपना दिफा। हाँ, दिफा, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। और दिफा के वाले से भी एक मज़ेदार बात यह है कि सब लोगों का ख्याल ये था, खुद मेरा ये ख्याल था कि ये शायद सीट
श्री मजारी को मिलेगी। सोशल मीडिया को माफी नहीं, उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल से ज्यादा से वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिफेंस उसकी मेंबर है, इसकी चेयरमैन है, काम करती हैं बकायदा, ठीक है। लेकिन ये चंद बातें थी जो हाईलाइट करनी आपके लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन जी मुझे तो आज वो उनकी पगड़ी बड़ी नजर आ रही थी, वाज़ेह थी, और उनके साथ बैठे हुए हमारे वजीर आजम सदर आजाद कश्मीर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे जी, दोनों बैठे हुए। वो मेरे ख्याल से नवजोत सिंह सिद्धू और साथ में सदर आजाद। क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम, सिद्धू साहब का मामला आएगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। काबीना की बात करें ना जी, काबीना में तो जी इमरान खान साहब ने मुख्तसर रखने का कहा था, और जो बज़ाहिर है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे अभी हम कोई इतराज की कोई बारिश कर सके या पत्थर बरसा सके। चौधरी तारिक बशीर चीमा वजीर सैफरान, ये मुस्लिम लीग क्यों से हैं। नूरुल्लाह कादरी साहब वजीर मजहबी अमूर हैं। अब देखते हैं ये मजहबी अमूर कैसे निपटाते हैं। श्री मजारी को इंसानी हकूक दिए गए हैं, ये भी अहम मिनिस्ट्री है इंटरनेशनली, तो इसके बहुत सारे फोरम्स हैं और बहुत सारे फोरम्स पर जाके पाकिस्तान का केस प्लीड भी करना होता है, लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के पता इल्जाम ही बहुत है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। हालांकि हमारे यहाँ अब सूरत हाल बहुत इंप्रूव हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं या हमारे जो लोग इसके जिम्मेदार थे उन्होंने पाकिस्तान का केस ढंग से बाहर जाके लड़ा नहीं है। तो अब हम तवक्को रखेंगे उनसे कि वो जाके पाकिस्तान का केस जो है अब चोई निसार को हराने वाले जनाब गुलाम सरवर खान साहब का नाम है, उनको वजीर पेट्रोलियम बनाया गया, यानी कि LNG और पेट्रोल के मामला सारे नहीं, आप ये भी कहें कि जो चौधरी निसार के पास मिनिस्ट्री उनकी मनपसंद थी वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको मिल गई ना। मैंने तो इसीलिए थोड़ा सा जिमनी कहा था। जुबैरा जलाल जो हैं वजीर दिफाई पैदावार, यानी कि ये हमारे शेखुपुरा के राणा तनवीर साहब की जो मिनिस्ट्री थी। हालांकि आपको पता है कि उनकी पैशन और स्पेशलाइजेशन जो है वो एजुकेशन है। हाँ जी, एजुकेशन। लेकिन वो उस दौर में जब करती थी उस वक्त वफाक तालीम को सारा निपटाता था। अब तो वफाक है ही नहीं कहीं बुखारी साहब तालीम के हवाले से। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान थे हर जगह पे इमरान खान साहब के तरीके इंसाफ के, और उनको उसी से मिला के वजारत इत्तलात दे दी गई है। अब वो कानूनदान भी है, सबका ख्याल भी यही था कि उनको यही मिनिस्ट्री मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब बहुत मशहूर हैं, और कुछ और नहीं, उनकी एक तस्वीर आई थी जब अमरीका के साबिक वजीर खारजा के साथ, तो अल्लाह करे कि उस तरह के ताल्लुकात उनके नए अमरीकी वजीर खारजा से भी हो जाए। देखिए पहली बात तो यह है कि वो उनकी डिप्लोमेटिक स्किल के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, जितनी देर भी वो रहे, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर, सॉफ्ट स्पोकन बहुत है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को एक ऐसा शख्स चाहिए जिसकी पजीराई बाहर के मुल्कों में ऑलरेडी हो, जिसकी अपनी एक लॉबी हो, जो लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हो। तो इस एतबार से मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी इज़ ए फिटेस्ट पर्सन फॉर द पोजीशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जो बदकिस्मती से पिछली हुकूमत में 4-4.5 साल तक न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी, मगर उस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। फॉरेन ऑफिस जो है वो भी बिल्कुल इनएफेक्टिव था, बल्कि कई दफ़ा मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये बाज़गश्त भी हमने सुनी कि फॉरेन ऑफिस को रीएक्टिवेट किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शोएब ठीक कर रहे हैं कि वो एक तरह से डेड था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास तो टाइम ही नहीं था उस पर काम करने का। तो अभी तक की जो सिलेक्शन है फेडरल कैबिनेट के हवाले से इमरान खान की, माजरत के साथ है कि मैं कता कलामी, आप फिर कहते नाराज ना होइएगा, उनके पास टाइम किसके लिए था जी? असेंबली के लिए टाइम नहीं था, किस काम के लिए टाइम था उनके पास? देखिए ये असेंबली के लिए टाइम की बात चलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। जिसने अब जो वज़ीर आज़म आया होगा तो मैं महीने में 2 दिन आ गए हैं, जो आप एक दिन का है उन्होंने, 2 दिन ना करो, 1 दिन का है उन्होंने, महीने में 1 दफा। अच्छा ये तो आ गया। अच्छा आ गया जी अब KPK के साबिक वजीर आला जनाब परवेज खटक साहब, सेहत उनकी बड़ी कमजोर है, महकमा बहुत तगड़ा है, वजीर दिफा बनाया गया उनको। असद उमर साहब जैसा कि उम्मीद थी और जैसा कि वो दावा भी कर रहे थे, इमरान खान ने वाज़ेह भी कर दिया था, वो वजीर खजाना है, रेवेन्यू और इक़्तिसादी अमूर, यानी कि वो सारा कुछ इकट्ठा करके उनको दिया गया है। मेरे ख्याल से इस हवाले से भी कैबिनेट के हवाले से ये बात हम कह सकते हैं कि बहुत सारी पोजीशंस तो वही हैं जिस तरह से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसी तरह से होनी चाहिए थी। कुछ चीजें बदली हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों के हवाले से ये तवक्को थी कि ऐसे ही होंगी, वो लोग भी कॉम्पिटेंट लगते हैं उस काम के लिए जो उनके। अब आगे देखिए ना,
शेख रशीद साहब रेलवे पे, फहमीदा मिर्जा साबिक स्पीकर, वो अब GDA की तरफ से आई हैं और वजीर बैनुल सूबाई राब्ता हैं। बड़ी अहम जिम्मेदारी है चारों सूबों को इकट्ठा लेके चलना। आमिर महमूद कियानी वजीर कौमी हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, शफकत महमूद वजीर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल, मुझे इसमें उनका नाम नजर नहीं आ रहा, ये आ गया जी। फैरोग नसीम को कानून व इंसाफ, बहुत अहम वजारत है, MQM को गई। और खालिद मकबूल सिद्दीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों वजारतें अहम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम है करने के लिए, बहुत वसी ग्राउंड है। लेकिन आप करना चाहें तो आपको पता है कि उनकी जाती ख्वाहिश ये थी कि उन्हें पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो मिनिस्ट्री दे दी जाए, जो पहले बाबर गौरी के पास रही, और उसके जो स्कैंडल हैं वो आज तक सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी दाद देनी चाहिए कि इमरान खान ने ये प्रेशर जो है उसको रेजिस्ट किया है और ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिनिस्ट्री उनको नहीं दी है। अच्छा, अब ये जो असल चीज़ है बुखारी साहब, जो असल जहां पे सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है वो है मुशीर, उसमें है जी अब्दुल रज़ाक दाऊद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डॉक्टर इशरत हुसैन इदारा जाती इस्लाहात व किफ़ायत शाहरी, अमीन असलम माहौलियात और बाबर अवान साहब पार्लिमानी अमूर, ये भी मशीर है। ये मशीर है। अच्छा जी, हमने बात तो यही करनी थी कि कैसी है काबीना, लेकिन अंदलीब अब्बास साहबा हमारे साथ मौजूद है। अंदलीब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शुएब बात कर रहा हूँ जी, और हस्बे रिवायत हम इकट्ठे ही होते हैं, बुखारी साहब मौजूद हैं, तो चूंकि आपका ज्यादा कोऑर्डिनेशन हमेशा इधर रही है तो सवाल भी इधर ही जाएगा। जिससे सख्त जवाब की तवक्को होती है वो मेरे सुपुर्द कर देते हैं, जो सॉफ्ट से सवालात के जवाब देते हैं उनको अपने खाते में डाल लेते हैं। अंदलीब साहब अस्सलाम वालेकुम, सलीम बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त वफाकी काबीना के एतबार से, लिहाज से, और उसके बारे में जिसका ऐलान जो है वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। अभी तक तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत केयरफुली उन्होंने सिलेक्शन की है लोगों की, और बहुत ही यानी जिसको कहना चाहिए कॉम्पिटेंस के एतबार से वजारतें उनके हवाले की हैं। आपकी पार्टी के अंदर इसके हवाले से क्या टेक है, और क्या ये काबीना इतनी ही महदूद रहेगी या इसमें एक्सपेंशन भी होगी, क्योंकि अभी बहुत सी मिनिस्ट्रीज खाली हैं। जी अंदलीब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब, और आप माशाल्लाह इतने तजर्बाकार हैं कि मेरे ख्याल है सारे जो टफ ओवर्स होते हैं वो आपको ही फेस करने पड़ते हैं। तो मैं मशकूर हूँ आपका। जहाँ तक काबीना का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल जो इनिशियल मिनिस्ट्रीज हैं उनसे फैसला हुआ है। की मिनिस्ट्रीज है जैसे फाइनेंस है, जैसे कॉमर्स है, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, और इसमें आप देखिए कि कोशिश तो ये की गई है कि जिन लोगों को तजर्बा था या जिनकी काबिलियत है या बैकग्राउंड है, अगर फरूक नसीब साहब है तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है लॉ में, और अगर फॉरेन मिनिस्ट्री देखी जाए तो शाह साहब जो है वो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसी तरह बाकी भी आप देखते हैं आसिफ उमर साहब की सारी जो कॉम्पिटेंस है और एक्सपर्टीज है उनकी इकोनॉमी में है, और उससे होपफुली हमारी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि इकोनॉमी का इस वक्त बाय ऑल स्टैंडर्ड क्रिटिकल स्टेज है, ICU में है, इट इज लीकिंग एंड ब्लीडिंग वेरी बैडली, और उसको रिवाइव करना, उसको दोबारा जिंदा करना, उसके लिए हमें काफी वक्त भी चाहिए होगा और एक्सपर्टीज भी चाहिए। तो जहाँ तक बाकी मिनिस्ट्रीज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि एक वक्फे के बाद जैसे जैसे ये जो हमारी की मिनिस्ट्रीज है ये सेटल होती जाती हैं और इसमें एक रिदम बनता जाता है, क्योंकि हमें जो पहले 100 दिन का एक डायरेक्शन सेट करना है वो जब हो जाएगा, सिम्स जो है वो अलाइन हो जाएगी की एरियाज के अंदर, जिसमें एजुकेशन भी आती है, हेल्थ भी आती है, जिसमें इकोनॉमी आती है, गवर्नेंस आती है। ये 5-6 की एरियाज जो हमारे सेटल हो जाएंगे, फिर बाकी मिनिस्ट्रीज में भी साथ साथ
हद जरूरत हम एक्सपर्टीज को अंजलि भी एक सवाल छोटा सा, आपने क्या बात है लाइन शेयर तो अपने इत्तेहादियों को दे दिया 2/3 से ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 वजारतें तो इत्तेहादियों के पास हैं, आप लोगों के पास तो 9 हैं। नहीं तो लाइन शेयर बना हुआ, फिर आप 20 थे। मेरा ख्याल है इत्तेहादी इतने तो नहीं थे जितना हिस्सा मिला, ये कहने से मुराद है। जी मेरा ख्याल है कि अगर आप देखिए वैसे भी तो जो हमने लोग किए हैं, वेदर जलाल की नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और उनकी जो है परफॉर्मेंस स्पेशली बिलोंगिंग टू बलूचिस्तान, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है अगर वो किसी भी पार्टी में हो और ओहदे पे हो तो उनको जरूर उनकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरह ऐसे नहीं है। चले मैं ऐसा करता हूं कि शेख रशीद को पीटीआई में मान लेता हूं, फिर 2/3 आपके पास है, 1/3 उनके पास है। अंदर मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे ये है कि ऑन ए लाइटर नोट, हमारा ख्याल ये था कि कैसे काबीना बनेगी जिसके अंदर अंदलीब साहबा खुद नहीं होंगी और आपका पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कौन इससे वाकिफ नहीं है, तो आप ये बताइए कोई जिम्मेदारी आपको भी मिल रही है या आप बस बैठ के हमसे सिर्फ बातें किया करेंगी? बुखारी साहब आपकी जरा नवाजी है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है आपको पता ही है, मैं और आप बड़ी देर से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं काम लेना मेरा काम, तो मैं कुर्सी या ना हो, पोजीशन या ना हो, आप मुझे जानते हैं मैंने बहुत देर से ना कोई पार्टी के अंदर भी पोजीशन नहीं ली थी, लेकिन सारा काम किया था। अभी भी काम लेना मेरा काम है और मैं काम करूंगी, लेकिन कुर्सी या पोजीशन जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बड़ा जज्बा है जी, अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे, और आप जिस तरीके से अपनी पार्टी के लिए काम करती रही हैं, आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आप वो काम जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू जी। और साहब एक चीज़ जो असल में हम मेरे सरफ नज़र हो गया, आई एम सॉरी, मैं बात करनी थी तो भूल गया, वो है वजारत तवानाई जो इमरान खान ने अपने पास रखी है। हम इस पर बात करेंगे। सबसे अहम वजारत तवानाई है इस वक्त। इस मुल्क को सस्ती बिजली की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी हमारे मुल्क में ना कारखाने चलेंगे ना कोई तरक्की होगी। चलें बाहर महले ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं, फिलहाल तो एक चलते हैं ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ष हम बात कर रहे थे वजारत तवानाई पे। देखिए इस मुल्क को सस्ती बिजली की ज़रूरत है। सस्ती बिजली एक ही जरिया है और वो है पानी, जो हमारे पास पूरा गिलगित से लेके और कालाबाग तक वाफर है। आप डैम्स बनाते हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, दोनों के लिए, लेकिन खास तौर पे केपी में तो दर्जनों नहीं बेशुमार मकामात हैं जहाँ पे आप 5 से लेके 100-200 मेगावाट तक, 100 मेगावाट तक बिजली जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की उस रवानी से पैदा कर सकते हैं जो कि वहां से ऊपर से पहाड़ पर आ रहे हैं, जिसको कहते हैं रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर जी। अब फिर एक बहुत बड़ी झील जो हमारे पास अल्लाह ताला ने बना दी है, अताबाद कहते हैं कि वो बना बनाया डैम है, उसके जरिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अभी तक कोशिश नहीं हुई। काश के कोई चाइनीज या कोई और इतने अरसे में तो कर लेनी चाहिए थी। 10 साल हो गए उस झील को बने। चलिए, अब चूंकि इमरान खान साहब सेंटर में आ गए हैं, खुद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एलोकेशन ऑफ फंड करना भी आसान है, बजट के अंदर उसकी प्रोविजन रखना भी आसान है, तो हम समझते हैं कि जो वक्त ज़ाया हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर सूबों के बीच में, सूबों की सतह के ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट का जहाँ जिम्मेदारी है, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस इलाके को, इस एरिया को, इस शोबे को फोकस करेंगे। और चूँकि उन्होंने अपने पास रखा है इसको, तो लगता यही है कि वो इसको स्पेशल यानी अहमियत देते हैं। दूसरी एक अहम मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी है इंटीरियर, जैसा कि मुझे करेक्ट किया था शुएबुद्दीन ने। इंटीरियर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इसका ताल्लुक है फौज के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, तमाम अदारों को एक साथ लेके चलने के साथ, नेशनल एक्शन प्लान के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब है। ये वो मिनिस्ट्री है जो लॉ एंड ऑर्डर
और एंटी टेररिस्ट यानी एक हमारी और ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब नेक्टा को भी एक्टिव वही करें। वो इसका हिस्सा है ना, बड़ी जरूरी है वो एक्शन नेक्टा का एक्शन एक्टिव प्लान तो करना। उसी के जरिए इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज हो नहीं सकेगा सही तो मेरे ख्याल से ये मिनिस्ट्री भी अपने पास रखने का की वजह यही है कि इसके ऊपर जहां फैसलों की कमी रही है, पहले लैक ऑफ डिसीजन की वजह से मामला लटकते रहे हैं, वहां अब मजीद ताखीर किए बगैर इसके मेरा ऊपर ख्याल है काम खान होना साहब सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक दफ्तर में ही पाए जाएंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो खैर मेहनती आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, अंत तक मेहनत करते हैं। उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता था तब भी अंत तक मेहनत की थी जनाब, उन्होंने शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया था अपनी वालदा की याद में, तब भी बहुत मेहनत की थी, तो मेहनती तो वो हैं, इसके बारे में तो कोई दो अच्छा भाई साहब, चले जी, इमरान खान साहब तो बहुत बात होती रहती है, होती रहेगी। आरिफ अलवी साहब पे क्यों ना बात की जाए जनाब, हमारे अगले सदर आ रहे हैं और आपके ख्याल में उनका सदर बनना इतना आसान होगा? पहली बात तो ये है कि शहाबुद्दीन जो है वो अपनी मर्जी से कुछ बात भूल जाते हैं। कल मैंने और शहाबुद्दीन ने दोनों ने मिलकर उनको एडवांस मुबारकबाद दे दी थी कि अनाउंसमेंट तो आ जाइए। नहीं, वो तो दे दी। कल वो हमारे सेगमेंट में हमारे मेहमान थे। सर ये इलेक्शन है, चारों असेंबलियों में है, देखें इट्स नॉट इजी टास्क। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाब में KPK में, सेंटर में उनकी यानी PTI की एक पोजीशन बहुत मजबूत है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर आरिफ अलवी साहब के लिए आसान नहीं होगा। देखिए आसान तो ना CM पंजाब का इलेक्शन है ना इमरान खान का इलेक्शन था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और इस मैनेज करने को ही सियासत कहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर PMLN और PPP इनकी मुनाफकत, मुखासमत, नफरत का आलम यही रहा तो फिर आसानी है। फिर आरिफ अलवी साहब इस दंदनाते अंदाज से सदर मुमलिकत बनेंगे कि हम सिर्फ उसकी दाद ही दे सकते हैं। तो मुझे तो कोई इबाहम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आने वाले कुछ चंद दिन आरिफ अलवी साहब के बारे में नई चीजें पता चली जी, आई एम सॉरी मेरे इल्म में नहीं। जी प्लीज। वो एक डेंटिस्ट है और एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन एंड पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर भी हैं। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारी अराकीन में है। 97 में भी इलेक्शन लड़े, PS 114 कराची, और उसके बाद PS 90 कराची 2 2002 में लड़े। लाजमी बात है दोनों दफा कुछ जीती तो थी नहीं तरीके इंसाफ, लिहाजा वो भी हार गए। अलबत्ता NA 250 वो इलेक्शन जी हमें बुखारी साहब बोल सकता है, वैसे जिस तरीके से रेजिस्ट किया, जिस तरीके से MQM की बदमाशी को खड़े होकर वोट डाले गए और फिर जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा कि वो वाकई जीते। सर पहली बात तो यह है कि आरिफ अलवी साहब की पार्टी के साथ कमिटमेंट और लॉयल्टी के बारे में कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने पिछले 6-7 साल से, तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं उनको, उन्होंने बड़े जिसको कहते हैं ना फ्रॉम द फ्रंट फुट अपनी पार्टी का दिफा भी अच्छा, किया है। अपनी सॉफ्ट पार्टी स्पोकन जी, एग्रेसिव नहीं है, हाँ नहीं, शोले नहीं है। देखिए उनके अंदर सॉफ्टनेस है, उनकी गुफ्तगू में, उनके बयान में, मगर आर्गुमेंट की कमी नहीं है। दलील से बात करते हैं, इसीलिए उनका दुश्मन भी उनकी बात सुनने पर कल की नजर गुफ्तगू आता है। आपने देखे कैसे जी हाँ। सेंसिबल। तो एक तो ये कि हमारी उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो इस मुल्क के सदर मुमलिकत बने, वो डिज़र्व करते हैं पार्टी में अपनी खिदमात की वजह से भी, और एक एज ए पर्सन भी ही इज़ ए मैन ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो ऐसा शख्स जो दूसरों को साथ लेके जाने की बात करे, और मैं ये क्रेडिट भी उनसे नहीं छीन सकता कि जो MQM के साथ मुफाहमत हुई है कराची में, जिसके नतीजे में वहाँ इतनी सीटें किसी बाहर की पार्टी का जीत लेना जो है वो एक मौजज़े से कम नहीं, उसका क्रेडिट भी मैं उनको दूंगा, और साथ MQM को टेम करके अपने साथ मिला लेना जो है इसका क्रेडिट भी उनका है। तो ऐसे शख्स को जब इतनी अहम जिम्मेदारी मिलेगी, सदर मुमलिकत बनना ना बच्चों का खेल है, और ना ही ये ऐसी पोजीशन है कि भाई क्या करें, वो तो बेकार पोजीशन है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी के दौर में क्या क्या नहीं हुआ है। अच्छा, वो कोई आसान लोगों को हरा के नहीं आए। 2013 में उन्होंने साबिक अमीर कराची भी और कराची के नाजिम नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी और MQM सियासत में बड़ा नाम खुशबख्त शुजात दोनों को शिकस्त दी थी। और इस दफा कोई और नहीं, डॉक्टर फारूक सत्तार और MMA के हुसैन मेहनती जो जमात इस्लामी के इस वक्त के वहाँ के बड़े हैं कराची में सबसे, उन दोनों को हराया। मतलब उनकी जो अपनी स्टेचर है वो उनका मजबूत है कराची में इस वक्त, वो एक अपनी मजबूत हैसियत रखते हैं। नहीं, वो कराची की पल्स जानते हैं, वहाँ के लोगों की पल्स को जानते हैं, वहाँ के मसाइल को जानते हैं,
और वो यकीनी तौर पे एक बहुत ही अहम पेशरफ्त होगी। फिर तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि कराची पे ही काम कर दें थोड़ा सा। 3 दफा मैंने दुआ की है, आपने नोटिस नहीं किया। एक दफा फिर कराची के लिए कर रहा हूं मैं। यस, ये अगर एक अहम पोजीशन पर जाएंगे तो कराची के अंदर जिस मेजर और नेशनल रिकंसिलिएशन की, ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत है, उसके लिए आरफ अलवी जैसा शख्स ही वो अहम जिम्मेदारी। और मुझे यकीन है कि ये ममनून हुसैन जैसे बेबस और शिकस्ता पा वज़ीर सदर नहीं होंगे। ये हिले जुलेंगे, काम करेंगे और काम करते नजर भी आएंगे। बहरहाल हमारी ख्वाहिशात हैं सारी ये। मुराद अली शाह जी वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने अपना दूसरे ओहदे का हलफ उठाया है। इनके वालिद साहब भी वज़ीर आला सिंध थे, अब ये भी आ गए हैं। देखा जाए तो इनके ये भी 3 दफ़ा उनके घर में वजारत आला चली गई। अब तो एक अहम है, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका भी एक सॉफ्ट इमेज है। वो मगर बहुत फर्म आदमी है वो। यस, सॉफ्ट स्पोकन जरूर है, लेकिन स्टैंड पीपल्स पार्टी वाला वही भुट्टो वाला स्टैंड है ना उनका, कि खड़े हैं तो मजबूती से कदम जमा के खड़े हैं। और एक मजेदार बात आपको और मैं बता दूं कि इस दफा गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब जो है किसी और के बारे में सोच रहे थे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बिलावल जरदारी ने जिस तरीके से फर्मली इस फैसले को शुरू में अनाउंस कर दिया कि दूसरे दिन किसी ने अपना कोई चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं किया था, बट बिलावल जरदारी अनाउंस्ड हिज नॉमिनेशन द सेकंड डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। सो ये उनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस और रिकॉन्फिडेंस का भी इजहार है कि उन्होंने जितनी देर भी वजारत आला चलाई, उन्होंने कराची से, सिंध से एक बेहतर नताइज लेके दिए हैं पार्टी को सर। हाँ, वो अगर साईं होते तो अब तक पीपल्स पार्टी का हाल बहुत बुरा हो गया। साईं होते तो पार्टी सो गई होती। चल बहरहाल आसिफ अली जरदारी हिफाजती जमानत मंजूर। अब ये हिफाजती जमानत हुई है जी, ये इसका मतलब है इन्हें पेश वहां पे होना है, ये हिफाजती जमानत है। आज जब वो अदालत से बाहर निकल रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जरदारी साहब, एक तरफ तो एक क्रिकेटर जो है वो वजीर आजम का हलफ ले रहा है और एक आप हैं कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो इंतहाई मुस्कुराते हुए उन्होंने जो बात कही बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, उस तरह के कामों में, ये इस तरह नहीं, उस तरह के कामों ये आपने वो शेर सुनना जो उन्होंने कहा था, जो आप चाहते हैं मैं वो पढ़ दूं। वो उस तरह के कामों की बात मैं कर रहा हूँ, इस तरह के काम तो ठीक होते हैं सर। अच्छा जी, वो जो भी आप कह लें इसको, लेकिन उनका खूबसूरत अंदाज था, मुस्कुरा के उन्होंने कहा, लेकिन बात बहुत काम की कही है। इसमें सारे इशारे मौजूद हैं। आई होप द नाज़रीन आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज़ इन ट्रबल, सो इज़ हिज सिस्टर एंड सो आर मैनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ कि किस कमाल खूबसूरती से वो इससे निकलेंगे कि हमारे पास सिवाय उन्हें दाद देने के और कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे बड़ा यकीन है नहीं बच निकलेंगे, हिसाब देना होगा भाई। 29 से 30 अरब रुपए पाकिस्तान के आप बाहर ले जाएं, क्या कहने उनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में। ऐवान सदर में जा रहा है कि फौज गिरफ्तार करने जा रही है, फिर पाकिस्तान से चले गए, सदर मुमलिकत बाहर जाके पनाह गुज़ीन हो गए। नाज़रीन, मैं आपके साथ फिर एक दफा ये कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कुछ सुन ले, वैसे जरदारी साहब का भी सुना कुछ। चले सुनाइए जनाब। सुनाइए जनाब, हमें भी सुनाइए। बड़े अरसे के बाद क्या करोगे सर? आज प्राइम मिनिस्टर नए ओथ उठा लिया, लेकिन साबिक सदर हैं आप अदालतों में फिर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्यों ये ऐसी कार्रवाई हो रही हैं, आपको क्या लगता है? इस तरह तो होता है, इस तरह के काम नहीं, मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। यानी वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने ये कुछ किया है, ये मतलब है आपका? नहीं, वो कहते हैं कि रमूज़े सल्तनत में इस तरह की ऊंच नीच आती रहती है। ये उस तरह के काम ना करना कि अदालत में जाना पड़े, जब आज पेश होना पड़े। ये तो वासी जमानत है जनाब। हाँ, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि अब ये बहुत सारे उस तरह के काम करेंगे जिसके नतीजे में अदालतों से इनकी जान छूट जाएगी। करना पड़ेंगे, इतना बचना नहीं आसान है। और मुझे बुखारी साहब को यकीन है, मुझे नहीं है। बहरहाल देखते जी क्या होता है। लेकिन ये जो है आज यहाँ से निकले हैं, ये हिफाजती जमानत है, ये सिर्फ कराची अदालत तक पहुंचने, पहले इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई, जिस नाकाबिले जमानत थे ना, तो ट्रैवल करने के लिए, सफर करने के लिए ये फासले। और आज वो जो फारूक नाइक साहब है वो अदालत में गए भी थे इनके वारंट गिरफ्तारी वसूल करने के लिए। देखें तो हाँ, मुश्किल में है, कितने तगड़ा बंदा बेचारा जाके इनकी खातिर जगह जगह दरबदर हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फारूक नाइक को ये क्रेडिट जाता है
कि उन्होंने स्विस केसेस में से जिस तरह अपनी ह्यूमिलिटी से, अपनी सबमिशन से, अपने झुकने से इनकी जान छुड़ाई थी, वो भी एक तारीख है। फारूक नाइक ने तो मशवरा दिया था, और जिस बेचारे ने कुर्बानी दी, ना अहल हुआ, 5 साल घर बैठा रहा, ताबरखास्त अदालत मुजरिम की तरह खड़ा रहा, उसका नाम भी लेना, यूसुफ गिलानी का देखिए कीमत उसने अदा की। जब जानवर आप जितने का मर्जी लेके आए, जब आप उसकी कुर्बानी दे देते हैं तो फिर आप उसको भूल जाते हैं। तो जनाब कुर्बानी तो फिर हो गई 2018 में भी, उसकी कुर्बानी दी थी, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा नहीं आता है। चले ये आज आपके प्रोड्यूसर साहब को ब्रेक याद है या नहीं है, या नहीं, हम इकट्ठे चलेंगे या रन थ्रू है आज? रन थ्रू चलते हैं। अच्छा, आज जो तकरीब वफादारी हुई है उसमें शरीक हुए थे जनाब किबला नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सिद्धू साहब जो हैं वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। मुझे वो वक्त याद है जब वो पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया करते थे। बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, पहली गेंद से ही चौके छक्के मारना उनकी ख्वाहिश रही है, और वो उनकी ये फितरत थी एग्रेसिव। लेकिन जब से वो क्रिकेट छोड़ी है, अब तो वो सिर्फ कह के लगाते नजर आते हैं, और मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर उनका जो किरदार है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, मैं हैरान हो गया कि मेरे बच्चे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाबा आप तो देखते नहीं इनका प्रोग्राम, तो बच्चे बड़ी लोग मुतासिर हैं जनाब इनसे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। जी, नजवत सिंह सिद्धू साहब का नाम जो है, मैं हाउस होल्ड नेम तो नहीं कहूँगा शायद, लेकिन ये कि बिल्कुल ही पॉपुलर नाम है, और सारे क्रिकेट लवर जानते हैं उनको कि ये कौन है। और फिर जो लोग हिंदुस्तान की टेलीविज़न पर उनका प्रोग्राम देखते हैं, कपिल शर्मा शो में, जिसमें ये एक एंकर के तौर पर बैठे होते हैं और कह के बखेर रहे होते हैं, जैसा कहा शहबुद्दीन ने बिल्कुल दुरुस्त। तो नजवत सिंह सिद्धू को बहुत सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान में, और जब वो आए, उन्हें जब इनवाइट किया गया, बाकी के 2 तो भाग गए, जिनमें से एक सुनील गावस्कर साहब और दूसरे कपिल देव साहब थे, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का मीडिया रिएक्ट कर रहा है, जब उन्होंने देखा कि शायद पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर आएगा, तो एक ने एक बहाना बनाया कि मैं कहीं कमेंट्री कर रहा हूँ, दूसरे ने दूसरा बहाना बनाया कि मैं ज़ाती मसरूफियात की बिना पे नहीं आ सकता। लेकिन सिद्धू साहब जो है वो सरदार जी हैं, आपको पता है सरदार जी जो है वो फैसला करने में लगाते देर है, फैसला उस वक्त करते हैं सर पे लाठियाँ पड़ती है, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। और 2, 3, 4 हवालों से मैं सिद्धू को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि यहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही, वो इतनी पजीराई मिली है, शेर व शायरी उनकी, चाहे वो अवामुन नास से उनका इंटरेक्शन था, चाहे वो ऑफिशियल्स के साथ था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हल्फे वफादारी से पहले था, चाहे मीडिया के साथ उनके जितने इंटरेक्शंस हुए हैं, वो इतनी सॉफ्टनेस अपने अंदर रखते हैं, इतना प्यार उनकी गुफ्तगू में है कि वो हर एक की डार्लिंग बन गए हैं यहाँ आके। और अब सियासी तौर के ऊपर जो कदकाठ उनका बढ़ गया है, उसका तो जिक्र लेकिन बुखारी साहब देखें, वो हमारे मुल्क आए थे, उन्होंने हमारी खुशी में शिरकत की, और हमने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया। हमने आज सिख कौम को जो दिया है, उन्होंने बात की है उसकी। उनको कहा गया है कि जब बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन आएगा तो हम आपको दरिया रावी के ऊपर करतारपुर के लिए, जहां पर के कब्र है, कब्र कह रहे या जन्म, वो उनका गुरुद्वारा है करतारपुर का, वहां पर रास्ता देंगे इंडिया से। वो तो कह रहे मैं वो कुछ लेके जा रहा हूं जो मैंने सोचा भी नहीं था। शहाबुद्दीन 2, 3, 4 बातें थोड़ी सी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए, ये करतारपुरा जो जगह है, ये नारवाल के करीब सड़क से जाते हुए आपको थोड़ा सा टर्न लेना, 2.5 किलोमीटर अंदर जाके, 2.5 किलोमीटर के करीब वो है। इसकी अहमियत यह है कि बाबा गुरु नानक ने जब ननकाना साहब छोड़ा और उस वक्त वो जो मेडिटेशन की उन्होंने यहाँ बैठ के, इसके बाद उन्होंने सिख मजहब का ऐलान किया, वो ये जगह थी करतारपुरा। इसके एतबार से, और खुद जैसे आप कहते हैं कि उनकी कब्र का एक निशान भी वहां मौजूद है, मुसलमानों ने बनाई हुई है, उस एतबार से, ये मुगलों के दौर में बनी थी, हाँ जी, उस एतबार से उस जगह की अहमियत जो है वो पंजा साहब से या ननकाना साहब से या सच्चा सौदा से किसी सूरत कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। बल्कि एक लिहाज से अगर आप देखें जितना एंथुसियाज्म है सिखों में इसके बारे में, ननकाना तो और ये दोनों बराबर फोकस है। और ये मैं आपको बताऊं, 1999 में मैं पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर था। उस वक्त हमने इसके लिए एक स्पेशल पैकेज तैयार की थी, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के लोग जो हैं उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि ये पुल जो है इसकी तामीर हम करा देते हैं, सड़क पूरी हम बना देते हैं, आप फीस रख दीजिए
कि $100 देंगे आप, आपको अंदाजा नहीं है कि डॉलर पाकिस्तान पर कैसे बरसेंगे। 1999 की बात मैं कर रहा हूं। अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। अब जो फैसला किया है और जिसका ऐलान हमारे चीफ अवामी स्टाफ ने किया, उसके ऊपर सिद्धू का गट रिएक्शन ये था कि मैं आया तो खाली हाथ था, मगर लेके वो जा रहा हूं जिसकी हम 60-70 साल से ख्वाहिश करते थे। वो कहता है मैं सोच ही नहीं सकता था ये कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ये इंप्लीमेंट होने जा रही है तो मैं आपसे सही अर्ज करता हूं, वैसे देखा जाए इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा और कितनी गुडविल जनरेट होगी सिख कम्युनिटी में। सिख कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में है वो तो है ही है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड पूरा ब्रिटेन भरा पड़ा है, पूरा लैटिन अमेरिका भरा पड़ा है, पूरा अमेरिका भरा पड़ा है, कनाडा पूरे का पूरा जो है भरा पड़ा है, सब लोग। तो इतनी गुडविल जनरेट होगी और इतनी टूरिज्म डेवलप होगी, इतने लोग आएंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड से कि हम इस वक्त शायद उसका वाकईतन अंदाजा नहीं कर सकते। जो पीटीडीसी के लिए हमने पैकेज तैयार की थी वो थी गुरुद्वारा जर्नलिज्म के, गुरुद्वारा टूरिज्म के हवाले से, कि हम उनको लाहौर से बस ये फिर सियासी बातें जो है ये फिर सियासत की। मैं अभी होके आया हूँ जी, आपको मैंने बताया था कि मैं डेरा साहब भी गया, वहाँ भी गया, अपना ननकाना साहब भी गया, तो ये चारों बड़े जगह मैं गया था। मुझे अफसोस होता है कि सिख मजहब के सबसे बड़ी मजहबी जगह हमारे पास है। इंडिया में तो सिर्फ गोल्डन टेम्पल है ना, हमारे पास तो सब कुछ है। उनका मक्का मदीना कह लें जी, सीधी सी बात है आसान अल्फाज में, वो यहाँ पे है और वो पागल हैं यहाँ आने के लिए, हम उनको सहूलत नहीं देने को तैयार। लेकिन एक अहम बात शोहबुद्दीन जिसका जिक्र जरूर किया जाना चाहिए वो ये है कि जहां उनकी इस बात को आसान अल्फाज में मैंने कहा कि नाराज ना हो जाए, मुझे भी डर लगता है सर इंतहा पसंदों से। मैं अर्ज करता हूं कि जहां इस बात को बहुत पजीराई मिल रही है, न सिर्फ वो मैं फिर एक दफा लफ्ज तो निकल गया है, मक्का मदीना भाई एक ही है मुसलमानों, मैंने वो लफ्ज नहीं कहा, लेकिन हर शख्स के लिए उसका मजहबी मुकाम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो मैं इस हवाले से कह रहा था, जो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन के साथ, वो ये कि जहां सिख कम्युनिटी में, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में है, इस बात पर, इस ऑफर पर जो चीफ अवामी स्टाफ ने की है, बहुत खुशी और एक जश्न की कैफियत है। लेकिन जो वहां पर एंटी जो यानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है हिंदुस्तान में, चाहे वो मीडिया में है चाहे वो नरेंद्र मोदी के पैरोकार हैं जी, उन्होंने इस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है कि सिद्धू साहब के पुतले जलाए जा रहे हैं और ऐसी लान तान उनके ऊपर की जा रही है मीडिया की तरफ से कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह को हिफाजत से। ये हिंदुत्व वाले लोग हैं, हिंदुत्व जो चाहते हैं भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क हो और जिसने वहां रहना है वो हिंदू बन के रहे, अपने आप को जम कर दे। उनका ये कहना है असल मजहब हमारा है, ये हम में से निकले, वापस आओ। शहाबुद्दीन ये वो लोग हैं। अखंड भारत की बात सुनते हुए हमें भी 7 दिहाइयां हो गई। नहीं, अब तो हिंदुस्तान के अंदर 22 करोड़ मुसलमान वहां भी बैठा हुआ है, उनके होते हुए वो कहते हैं कि वापस आओ, मजहब कबूल करो हमारा। मैं अर्ज करूं आपसे, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि सिख कम्युनिटी जो इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी जो इतनी बड़ी तादाद में वहां मौजूद है, उनके होते हुए आप क्रिश्चियंस को क्यों भूल गए? क्रिश्चियंस उन सबके होते हुए वहां पर हिंदुस्तान के इंतहा पसंद सियासी जमातों का, सियासी लीडरों का ये ख्वाब कि भारत को कभी अखंड भारत बनाया जाए, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल किया जाए, नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से वो वहां इन अकलियतों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो कोई इससे बुरा क्या हो सकता है? शहाबुद्दीन दुनिया भर में उस पर आवाजें उठ रही हैं, दुनिया भर में उसे कंडेम किया जा रहा है। देखिए जहां जो चर्च जलाए गए, वहां जो गौ रक्षा के नाम से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जितने रुथलेस तरीके से वहाँ पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत हुई है, यूनाइटेड नेशंस में उसकी बाज़गश्त सुनी गई है। तो हिंदुस्तान जो है ये सब कुछ करके अपने आप को बचा नहीं सकता है। लेकिन साहब मुझे अभी ये 2 जुमले पढ़ने हैं जो मेरे पास में लिखे हुए हैं। वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो मेरी मुखालफत करते हैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, जरूरी नहीं कि कोई मुखालफत करे तो उसके बारे में कुछ कहे। ये है समझदारी का सबूत, ये है अक्लमंदी का सबूत। इसमें कितना बड़ा तंज छुपा है उन लोगों के लिए जो खामखा मुखालफत कर रहे हैं। मैं इसका वजन महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है उस सब कुछ
जो हुल्लड़बाजी वहाँ पर मचाई जा रही है हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर। और हम सिद्धू के साथ इसलिए हैं कि सिद्धू यहाँ से अपने हम वतनों के लिए, जो उनके सिख बरादरी है, अपने मज़हब के लिए बहुत बड़ी रियायत हासिल करके पाकिस्तान से जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर इसको पजीराई मिलेगी न सिर्फ सिखों में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, अक्रॉस द कंट्री और पूरी दुनिया में जितनी भी ह्यूमन राइट के हवाले से एसोसिएशंस हैं, वो सब इस इकदाम को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज से एंडोर्स करेंगी। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि सिद्धू को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़े वो अपनी जगह, लेकिन वो जो लेके जा रहे हैं वो वाकईतन उनकी सिख बरादरी, सिख कौम के लिए एक तोहफा है। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मुझे एक सिर्फ लाइन और कहनी है। विक्रम मेहता, इमरान खान साहब के वो दोस्त जो उनके साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, 45 साल पुराने, 48 साल दोस्त हैं, वो भी आज आए थे। उनका भी जो बात करने का तरीका था, जिस तरह की है, उन्होंने बड़े अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया। विक्रम मेहता, बहरहाल जी विक्रम मेहता वहाँ पे आज आए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद थे। बहरहाल नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। हम कल फिर आपसे मिलेंगे, अहम मौज़ूआत हैं उस पर बात भी करेंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। शोहबुद्दीन और सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।